नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत के लिए एक अच्छी खबर आई और वो अच्छी खबर मुझे लगता है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग उसको सुनकर प्रसन्न होंगे। मैं उस विषय पर समस्या समाधान की तरफ भी बताऊंगा कि आखिर हमको एहसास क्यों नहीं होता कि आखिर भारत इतनी तेज ग्रो कर रहा है। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 3.75 ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी हो गई, यानी कि पौने चार ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी हो गई। और अगर हम इसको 4.5 तक ले जाते हैं तो फिर हम अभी जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। तो भारत की जीडीपी से ऊपर अब हमारे पास दो रह जाएंगे, यूएस रह जाएगा, फिर चाइना रह जाएगा। हालांकि यूएस और चाइना दोनों बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत लंबा टास्क है, क्योंकि चाइना की जीडीपी लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की है और यूएस की जीडीपी लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 26 ट्रिलियन डॉलर की उनकी और 19 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की। हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर पर हैं। वो अलग बात है कि हमने ग्रो करना लगभग 2012-13 के बाद शुरू किया। हमारी 1 ट्रिलियन डॉलर से हम 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचने वाले हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2014 का जो पहला बजट आया था तब हम 2 ट्रिलियन डॉलर पर आ गए थे। अभी हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर आ रहे हैं, यानी कि लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर पर आ रहे हैं। दूसरी घोषणा जो भारत सरकार की हुई वो था इन्फ्लेशन 4.25%। आप सोच सकते हैं 4.25 4.23% इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई 4% के लगभग 4.25% बढ़ी। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो चीज़ अब हमको 104 रुपये 25 पैसे में मिलने वाली ऑन एन एवरेज। हो सकता है कुछ चीज़ें 100 रुपये वाली 150 में मिले, तो ये भी संभव है कि कुछ चीज़ें 100 रुपये वाली 75 रुपये में मिलें। तो ऑन एन एवरेज की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो एवरेज आता है 4.25% की। अब इतनी महंगाई जब कम हो रही है और पिछले 32 साल में सबसे कम महंगाई की दर बताई जा रही है कि भाई महंगाई सबसे कम अगर कभी बढ़ी तो ये 2023 का कालखंड है। फिर इसके प्रभाव क्या होंगे? इसके प्रभाव ये होंगे कि प्रॉपर्टी के रेट डाउन होंगे, जो मूलभूत ढांचा है उसके रेट डाउन होंगे। आम आदमी को ये सहूलियत रहेगी कि वो अपना घर बना सकता है, वो अपने घर में घुस सकता है, वो ज़मीन खरीद सकता है। और देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है आबादी, और आबादी के पास घर नहीं है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाई महंगाई डाउन है, कंट्रोल है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टियों के दामों से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यही कि जीडीपी भारत की 6.25% कही जा रही है, कोई 6.5% कह रहा है, कुछ लोग 7% भी कह रहे हैं। मैं मानकर चलूँ 3% लगभग दोनों में फ़र्क है। इन्फ्लेशन और जीडीपी में 3% का फ़र्क है। 3% के फ़र्क का मतलब ये होता है कि जीडीपी की ग्रोथ अगर इतनी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में हम कुछ बचा पाए। अब 4.23%, 6.25%, इनको अगर कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल साफ दायरा है कि 33% ग्रोथ है भारत की। क्यों ग्रोथ है? देखिए, अगर कोई चीज़ महंगी हुई है तो हमें महंगी मिलेगी भी, हमारा प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा, वो महंगा मिले। तो ये अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, सबकी महंगी हो रही है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है। और जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब निश्चित है कि हमारी वेल्थ बढ़ रही है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझना चाहिए कि अगर जीडीपी और महंगाई दोनों बराबर हैं, अगर जीडीपी भी भारत की 4.25% होती, महंगाई भी 4.25% होती, तो फिर भारत स्थिर है। अगर निगेटिव होती, जैसे पाकिस्तान की निगेटिव 23% है या जर्मनी की निगेटिव 23-24% है, तो आप सोचो जर्मनी की निगेटिव 24% का मतलब होता है जो हम ग्रो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे उनकी जीडीपी को, तो बहुत जल्दी हम क्रॉस करने वाले, क्योंकि वो डाउन हो रहे हैं और हम 6% से ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो जर्मनी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 23% डाउन और हम 6%, 6.5% ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर हम जर्मनी से 30% स्पीड में ज़्यादा चल रहे हैं।
ऐसा ही यूएस में भी हो रहा है, यूएस की जीडीपी भी माइनस में जा रही है। तो वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रियों की जीडीपी माइनस में जा रही है, लेकिन हमारी जीडीपी इन परिस्थितियों में भी 6% के ऊपर जा रही है। अगर विश्व में रिसेशन का माहौल ना होता तो ये संभव है कि भारत की जीडीपी इस समय 20% के ऊपर होती। लेकिन आप सोचो कि अगर जीडीपी हमारी 6.25% है और विश्व में ज़्यादातर कंट्रियों की जीडीपी डाउन जा रही है। चाइना की जीडीपी 3% के अंदर है, हमारी लगभग 2 गुना ज़्यादा है उनसे। या यूएस की जीडीपी से भी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो अलग बात है कि हमारे पास वेल्थ नहीं, क्योंकि पिछले 800 वर्षों से बल्कि 900 वर्षों से लूटे जाते रहे। हम लुटे हुए देश होने के नाते अगर $4 ट्रिलियन पर पहुंच गए हैं तो फिर हमारी ये उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल इसमें ये भी आते हैं कि जीडीपी वर्सेस इन्फ्लेशन। जीडीपी जब आपकी बढ़ती यानी कि आपकी कीमत 200 रुपये बढ़ी, आप अगर आपका 100 रुपये का घर है, आपकी 100 रुपये की वेल्थ है, वो 100 रुपया 106 रुपये हो गया, और जो आपने परचेज किया वो 104 रुपये में परचेज हुआ, क्योंकि पिछली बार 100 में परचेज करते थे, अब आप 4 रुपये में परचेज कर रहे हैं, 104 में परचेज कर रहे हैं। पहले जो आपकी चीज़ 100 रुपये की थी वो अब आपकी 106 रुपये की। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो ग्रोथ वर्सेस है उसमें 30% का फर्क आ रहा है। ये भारत के लिए शुभ कामनाओं का समय है। और ऐसी परिस्थिति में जब कोविड के समय पर विश्व बर्बाद हो गया हो, ऐसे समय पर जब यूक्रेन वॉर की वजह से विश्व बर्बाद हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के द्वारा या भारत की जो जीडीपी का आंकड़ा आया और भारत की जो ग्रोथ का आंकड़ा आया, भारत के जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया, मतलब महंगाई का आंकड़ा आया, और जबकि पूरे विश्व में ये कहा जा रहा है कि महंगाई आ सकती है और ये जो इन्फ्लेशन आने वाला है ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, क्योंकि अमेरिकन ट्रेजरी लगातार कर्ज बढ़ाने की बात कर रही है। और उधर ट्रंप जो अपोजिशन में है वो ये क्लैरिफाई करने की बात कर रहे हैं कि आप पहले सरकार के खर्चे घटाइए, सरकार सही से काम करे, तब हम ये करेंगे। सरकार वो उनकी कर नहीं सकती कि उनका बहुत बड़ा जीडीपी का उनके इकोनॉमी का बहुत बड़ा पैसा स्पाई एजेंसीज में, डिफेंस इक्विपमेंट में खर्च होता है, दूसरे देशों में राजनीति करने में खर्च होता है। इसलिए उनके लिए खर्चे घटाने का मतलब है अमेरिका का जो मूल स्थान है उस स्थान से 2 कदम पीछे आना। और अगर खर्चे नहीं घटाते हैं तो ट्रंप की मतलब रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स का सपोर्ट नहीं करती, और सपोर्ट नहीं करती तो फिर ये संभव है कि जो कर्ज की सीमा है वो कर्ज की सीमा अब बढ़ नहीं सकती, तो फिर रिसेशन आएगा। और अगर डॉलर पर रिसेशन आया तो पूरे वर्ल्ड पर रिसेशन आएगा। इसकी संभावनाओं में भी ये रिपोर्टें आई कि अगर रिसेशन वर्ल्ड पर आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी पे पड़ेगा तो वो यूके पर पड़ेगा। उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, अभी जर्मनी तो रिसेशन में चल रहा है, उसका प्रभाव फ्रांस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव यूके पर पड़ ही चुका है, यूएस पर पड़ेगा, चाइना पर पड़ेगा, लेकिन इसका ज़ीरो प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है पॉलिसी वाइज। खासतौर से मोदी जी के आने के बाद जो पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं, जो भारत में स्थायित्व देने की कोशिश की हैं, उसकी वजह से भारत स्ट्रांगली बिहेव करने की स्थिति में है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत को ये जो खुशखबरी मिली है इसका परिणाम हम सब सोच सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर लोग ये कहेंगे कि साहब हमारे लिए महंगाई है, हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो भारत की एक जो मूल समस्या है वो है नौकरशाही, नौकरी। हम प्रोडक्शन पर कम, सेल्स पर ज़्यादा काम करते हैं, हम प्रोडक्शन पर कम, नौकरी पर ज़्यादा काम करते हैं। हमें नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हम 800 वर्षों के सताए हुए लोग हैं, इसलिए हमको हिम्मत नहीं बची है कि हम खुद का कोई काम, छोटी सी दुकान खोलकर काम कर सकें या छोटा सा प्रोडक्शन कर सकें। भारत चूंकि प्रोडक्शन की मानसिकता का देश नहीं है। अगर भारत प्रोडक्शन की मानसिकता का देश होता तो यही इकोनॉमी इस समय 10% के ऊपर होती। इन्हीं परिस्थितियों में अभी विदेशी कंपनियां भारत में काम करती हैं, भारत सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, विदेशी कंपनियों को लेकर आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उनके पास हम नौकरी करते हैं और प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं और हम सैलरियां लेकर काम चलाते हैं। इसलिए अभी भारत को अगर इस जीडीपी का लाभ उठाना है, इन्फ्लेशन कम होने का लाभ उठाना है, तो फिर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना होगा,
भारत के लोगों को नौकरी की मानसिकता से हटना होगा। भारत के लोगों को चाहे छोटा काम करे लेकिन काम खुद का शुरू करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के लिए बड़ा भारी खतरा भी भविष्य में हो सकते हैं। लेकिन सरकार क्या करे जब हमारी मानसिकता नहीं है प्रोडक्शन की, जब हमारी मानसिकता नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, हमारी मानसिकता तो नौकरी करने की है, तो फिर हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हैं। हालांकि भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में एक पूरी कोशिश की है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए, भारत का इंडस्ट्रीकरण हो सके। इसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था रखी गई है कि 8वीं क्लास के बाद बच्चा निश्चित रूप से अप्रेंटिसशिप करेगा। जो अप्रेंटिसशिप में करेगा वही पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई करेगा उसी का काम करेगा। यानी कि धीरे से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उतर आएगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। कितना इम्प्लीमेंट हम कर पाते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएंगे। अदरवाइज विदेशी कंपनियां भारत में काम करती हैं, उनकी ग्रोथ से जो बचत भारत को होती है उसके आधार पर हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं और हम नौकरी करने के प्रति बड़े लालायित रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।